बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में जिसमें आज जो हम लेके आ रहे हैं उसमें हम आपको केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस जो बेसिक्स यूज़ होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पहले हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम शुरू करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता ही क्या है। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिख रही है कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है। पहली बात तो आपकी रिएक्शन की जो रेट होती है, रेट का मतलब होता है कितनी स्पीड से हो रही है। तो रिएक्शन की रेट और जो मैकेनिज़्म होती है जिसके द्वारा ये रिएक्शन हो रही है, इन दोनों की स्टडी हम करते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इन दो चीज़ों को डील करें, किसको, रिएक्शन की रेट को और उसकी मैकेनिज्म जिसके द्वारा वो हो रही है रिएक्शन। ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स हो जाता है। आप थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखोगे तो यहाँ पे फीजिबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात की जाती है, काइनेटिक्स में आपकी स्पीड और रेट की बात की जाती है, मतलब कितनी जल्दी वो हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स में कब होगी उसकी बात की जाती है। ठीक है, और काइनेटिक्स में आपकी स्पीड और रेट की बात की जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा और अगर हम बेसिक में जाएँ, क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन में आपका क्या होता है, रिएक्टेंट का कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट में, और क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में आपकी होती है ये रिएक्शन, उस डायरेक्शन में होगी जिसमें आपके सिस्टम की जो फ्री एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ कर रही होती है, उसी डायरेक्शन में आपकी ये अकर होती है। ठीक, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सेम रेट पर नहीं होती हैं, ये आपको पता है, क्योंकि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो आपके क्या होता है, डिफरेंट रेट्स पर हो रही होती है, मतलब डिफरेंट स्पीड में आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट स्पीड पर होती हैं। ठीक है, सभी रिएक्शंस एक ही रेट पे कभी भी नहीं होती हैं, ये आपको चीज़ पता होगी। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे फिर कुछ आती हैं इसी में कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत आपकी स्लो होती हैं। AgNO3 NaCl जो आपका AgCl बना रहा है, तो ये क्योंकि आपकी जो होती है ये आयनिक होती है, आयनिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि Ag पे प्लस चार्ज होता है, NO3 पे माइनस होता है, Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। तो जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आयंस होते हैं, आयंस के बीच में होने वाली जो रिएक्शन होती है और उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत स्पीड में मिलता है। ठीक है, जितनी जल्दी ये आपस में मिक्स करते हैं उतनी जल्दी हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। और इनकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्स आपकी 10⁻⁻16 से 10⁻⁻14 तक की क्या होती है, स्पीड होती है। मतलब सेकेंड्स में आपकी ये रिएक्शन हो जाती है जो आयनिक होती हैं, इसीलिए इनको आयनिक रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन टर्म दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत स्लो होती हैं। कई कभी-कभी क्या होता है कि वो बहुत महीने ले लेती है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, बहुत महीने लेती है कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन बोल देते हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मॉडरेट में अगर देखोगे तो एस्टर का जैसे हाइड्रोलिसिस करते हो या फिर H2O2 का डिकम्पोजिशन करते हो, तो ये आपकी मॉडरेट होती हैं। मतलब इनको हम, इनकी रेट को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे ये तो मैंने बताया बहुत तेज़ होती है तो इसको नहीं कर पाते हैं, ये बहुत महीने लग जाते हैं इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करते हम। ये जो होती हैं ये मॉडरेट होती हैं, मतलब इसकी हम रेट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, बहुत ही कन्वीनियंटली हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेट को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी थोड़ा सा बेसिक होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ आप कंसंट्रेशन इसमें लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन लेते हैं किसी भी रिएक्टेंट की या किसी भी प्रोडक्ट की, जिसको हम क्या कर देते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। क्या बोला मैंने कि आप रेट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा आपका किसका, किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी प्रोडक्ट का उस पर्टिकुलर टाइम पर, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको टाइम से डिवाइड करते हैं, तो वो हमें किसको बता देता है, रेट को बता देता है। फॉर्मूला जो रहता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का वो क्या रहता है, जो भी आपकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, चाहे आपने रिएक्टेंट का लिया हो या प्रोडक्ट का, उनकी कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आएगा उसको हम क्या करेंगे, पर यूनिट टाइम लिखते हैं, मतलब कि उस चेंज के दौरान जितना समय लगा होगा उसी से उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेट को डिफाइन कर पाते हैं। अच्छा, रिएक्टेंट का जो रेट लिखा जाता है उसके साथ हमेशा माइनस लगाया जाता है। ठीक है, ये जो डेल होता है ये आपको पता है, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, चेंज को बताता है। ठीक है, या मैथ में अगर आप देखते हो तो लिमिट में भी यूज़ किया जाता है ना। T2 से T1 ऐसे रहता है ना, तो डिफरेंस निकालने के लिए भी इसको हम क्या करते हैं, डेल का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये आपका डिफरेंस को ही बताता है, मतलब चेंज को बताता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं तो इसलिए हम क्या रखेंगे, डेल, और ये कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि चेंज उसमें भी होगा टाइम में। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट होता है, इसको बोला जाता है डिसअपेरेंस। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है आपका, रिएक्शन के दौरान
जो रिएक्टेंट होता है वो डिसअपेयर हो जाता है और प्रोडक्ट में बदल जाता है ना। तो प्रोडक्ट बन रहा होता है, इसलिए उसके लिए अपीयरेंस वर्ड यूज़ किया जाता है और वहाँ पे उसके साथ प्लस का चार्ज लिखा जाता है। और ये क्या होता है, डिसअपेयर हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ से जो आपने लिया, जैसे मैंने ये जो रिएक्शन ली थी आपकी, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो AgNO3 था ये डिसअपेयर हो गया यहाँ से, NO3 यहाँ से गायब हो गया ना, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, और प्रोडक्ट हमें नया जो मिल रहा होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी रेट की डेफिनीशन। सा यूनिट की बात की जाए तो अगर देखेंगे तो आपकी जो यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो जो कंसंट्रेशन है आपका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ठीक है, उसको हम यूजुअली मोल्स पर लीटर में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और टाइम को आपको पता है सेकेंड्स या मिनट में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाती है। अगर मिनट में लिख रहे हैं तो मोल लीटर इनवर्स और आपका मिनट इनवर्स हो जाता है। जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैशियस स्टेट में होते हैं, तो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम यूजुअली किस टर्म्स में लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर्स में। तो इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, ATM सेकेंड इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हो ATM मिनट इनवर्स, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, गैशियस के केस में क्या होती है आपकी ये यूनिट हो जाती है, लिक्विड के केस में ऐसी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए, एवरेज का मतलब ही होता है कि एक समय पे हम क्या कर रहे हो उसका निकाल लो, कुछ मतलब हम कह सकते हैं स्पेसिफिक टाइम हो, उस टाइम इंटरवल में ही हम क्या कर रहे हो, उस रेट को निकाल लो। मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन चलाई और उसका जो है कुछ 15 मिनट का ड्यूरेशन था, तो उस 15 मिनट के ड्यूरेशन में ही जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, उस टाइम पे जितनी स्पीड होगी, बस उसी को हम क्या करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, तो उसको बताएंगे हम एवरेज रेट। तो डेफिनेशन अगर हम क्लियर करें तो क्या होता है कि जो भी आपके रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट या फिर किसी भी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। मतलब आपका क्या हुआ, ये हमने आर एवरेज लिया, मतलब रिएक्टेंट का एवरेज निकालना अगर, तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन जो होगा आपका रिएक्टेंट का, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में, आपकी अगर रिएक्शन 10 मिनट की हुई, 15 मिनट की हुई, तो उसी पर्टिकुलर टाइम में हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तो वो क्या बताएगा, उसकी एवरेज रेट को बताएगा, ठीक है। अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो जो भी आपका क्या होगा, कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की। रेट का मतलब वही है कि आपकी जो रिएक्टेंट ले रहे हो आप या जो प्रोडक्ट ले रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसका रेट क्या है, रेट मतलब उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर, एक टाइम हमने लिया है, उस टाइम पर उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होने की जो स्पीड है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। एक तरह से हम उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन की, उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो ये हो जाती है डेफिनेशन दोनों की, एवरेज की और आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। अब थोड़ा सा हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, है ना। इसीलिए इंस्टेंटेनियस वाले को क्या बोला जाता है, ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। अभी इसका मतलब भी मैं बाद में बताऊँगा थोड़ा सा कि ट्रू क्यों है ना, उसकी भी थोड़ी सी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। पहले हम इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। क्योंकि एवरेज आपको पता होता है, आपको पर्टिकुलर कोई अप्रोप्रिएट आपको आंसर नहीं पता है, ये आपने एवरेज निकाला है, कितना हो सकता है। जैसे आप बचपन में एवरेज पढ़ते थे ना, तो एवरेज क्या करते थे, जितनी भी हमें कुछ यूनिट्स मिली होती थी, हम उस ऑब्जर्वेशन को जितनी दी गई होती सबको जोड़ते थे और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती थी उसे डिवाइड कर देते थे। तो सेम यहाँ पे भी है, तो ये एवरेज पता करता था। एवरेज का मतलब ये होता है कि हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली होगी, इसीलिए इसको रेफ एस्टिमेट बोला जाता है। और ये ट्रू मतलब इससे हमें क्या मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, इससे एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें मिलता है, ठीक। तो एक एग्जांपल अगर इसका हम लें तो मान लेते हैं कोई ए से बी हमारी कोई रिएक्शन हो रही है, अभी इसका ग्राफ भी समझाऊंगा। तो कोई मान लीजिए ए से बी की रिएक्शन हो रही है, आप लिखते हो ना ए टेंड्स टू बी, है ना। तो ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, दो केसेस में समझते हैं। एक होता है आपका ए के कंसंट्रेशन में आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा ना कि यहाँ पे क्या होता है, डिसअपेरेंस होता है और इधर आपका अपेयरेंस होता है। तो अगर ए से बी रिएक्शन हो रही है तो ए क्या हो जाएगा, ए डिसअपेयर हो रहा है, बी में बदल रहा है, तो मतलब वहाँ पे डिसअपेरेंस वाली लगेगी, है ना। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम रेट निकालने का, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए लिख लेंगे हम, उसको डिवाइड करेंगे उस टाइम इंटरवल में जितने समय में वो चेंज हो रहा है। तो जो कंसनट्रेशन है आपकी स्पीशीज़ जो आपको दी गई है, जो कि आप क्या करते हो, एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो आपका क्या हुआ, इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ए से बी लिख रहे हो आप ऐसे, तो ए जो होगा यहाँ पे आपका वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज रहेगा। मान लीजिए A1 जो है वो कंसनट्रेशन है ए की, ठीक है, और यूनिट आपको पता है मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी,
टाइम के लिए क्या लेंगे हम, टाइम के लिए मान लीजिए T1 लिया हमने, ठीक है। A1 के लिए टाइम क्या लग रहा होगा T1, और A2 मान लीजिए एक और हमने कुछ लिया है जिसका टाइम लग रहा होगा T2। तो चेंज जो होगा उनकी मोलर कंसंट्रेशन में, किसकी, A की, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, A2 माइनस A1। ये डेल कब लगेगा, जब ऐसे हम लिख लेते हैं R2 माइनस R1, ऐसे कुछ करेंगे तब डेल लगता है ना। तो वैसे हमने क्या लिया, A2 माइनस A1 ले लिया हमने, तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, डेल का A बन जाएगा। इसी तरह से अपॉन में T2 माइनस T1 लिखेंगे, तब जा करके वो क्या बनेगा, डेल T बनेगा, ठीक। तो जो टर्म हम डेल यूज़ करते हैं वो बेसिकली आपकी दो क्वांटिटीज़ के डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और आप ये नोट कर सकते हो कि जो डेल ए है वो आपका निगेटिव क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि ए की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ। रिएक्टेंट के साथ हमेशा माइनस ही लगता है, तो मैंने अगर ए से बी रिएक्शन लिखी है तो ए आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है, इसका मतलब उसको हम क्या करेंगे, निगेटिव के साथ करेंगे, क्योंकि वो डिसअपेयर हो रहा है टाइम के साथ या डिक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ, आप बोल सकते हो, ठीक। और तो इससे ये पता चलता है हमें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑलवेज आप किस में एक्सप्रेस करोगे, पॉजिटिव क्वांटिटी में, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन की नहीं। कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे जो आप ले रहे हो वो माइनस में ले रहे हो, ठीक है। लेकिन जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में लिखी जाती है, एक्सप्रेस एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। और नेगेटिव साइन जो होता है वो हम क्या करते हैं, जस्ट बिफोर हम क्या करते हैं, जो हमने कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन लिया होता है उसके जस्ट बिफोर हम माइनस का साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन इज पुट बिफोर डेल ए, ठीक है, जिससे आपकी रेट पॉजिटिव बन सके, आप क्या कर सको, उसकी रेट को पॉजिटिव बना सको। इसलिए हम क्या करेंगे, डिसअपेरेंस वाले को हमेशा क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, ठीक। तो जो एवरेज रेट होगी आपकी, जो मैंने जितना बताया, तो उसकी एवरेज रेट जब आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एवरेज रेट इज इक्वल्स टू माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी। तो ये हो जाएगा आपका किस केस में, एवरेज के केस में, जब आपका रिएक्टेंट डिसअपेयर हो रहा होगा। इसी का अगर हम क्या करें, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बी कर दें, मतलब, ठीक है। अगर अब हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी के हिसाब से करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट बन रहा है, बी आपका प्रोडक्ट होता है, तो वहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट बस यहाँ पे नेगेटिव साइन हटा देंगे हम, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बी अपॉन डेल टी। इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी आपकी किसकी, बी के लिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो डेल बी बनेगा आपका वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है बी की वो टाइम के साथ इंक्रीज़ करेगी। प्रोडक्ट वाले में जो होता है वो इंक्रीज़ करता है टाइम के साथ, ठीक है। और आपका जो रिएक्टेंट होता है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है, क्योंकि वो गायब हो जाता है, एक तरह से डिसअपेयर होने लगता है, तो वो टाइम के साथ डिक्रीज़ होता है, तो उसको नेगेटिव के साथ लिखा जाता है। प्रोडक्ट जो बन रहा होता है वो टाइम के साथ आपका क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, इसलिए उसको पॉजिटिव के टर्म्स में लिखते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो जो रेट होगा वो पॉजिटिव होगा, और वहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन की हमें ज़रूरत नहीं होती है बी से पहले, जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है उससे पहले, ठीक। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस जो है ए की, वो आपकी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के बराबर होती है। क्या बोला मैंने, जो रेट ऑफ रिएक्टेंट होगी वो एक तरह से मान लीजिए बराबर होगा रेट ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। जितनी स्पीड से वो डिसअपेयर हो रहा होगा उतनी स्पीड से वो आपका क्या बन रहा होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, उसमें साइन लगाइए, चाइना लगाइए, डेल स्क्वायर ब्रैकेट बी अपॉन डेल टी। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका बनेगा, ठीक। ये तो हो गई आपकी एक रिएक्शन। एग्जाम्पल्स तो मैंने समझा दिया, आप चाहे तो ए और बी जो मैंने लिए थे वहाँ पे आप किसी की भी कर सकते हैं, इसको मैं आखिरी में समझा दूंगा, ठीक है, वीडियो के एंड में एक एग्जाम्पल समझा दूंगा। अब बात आती है जो हमने रेट ऑफ ये पढ़ा है हमने, इंस्टेंटेनियस रेट, तो इसके बारे में भी हम कुछ समझते हैं, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो देखिए पहली बात तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट का जब डिटर्मिनेशन आप करते हो तो जो टाइम इंटरवल होता है डेल टी वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें बहुत ही कम चेंज आपको देखने को मिले, बहुत ही कम चेंज हो वहाँ पे, ठीक है, उस ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन में जिस टाइम इंटरवल में आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डेल्टी को बहुत स्मॉल लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, कम समय में हम देखते हैं कि लेके चलते हैं, जिससे कि वहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन में ज़्यादा चेंजेस देखने को ना मिले, ठीक है। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट को जब आप डिटरमाइन करते हो तो डेल्टी जो होता है वो आपको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंजेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डी से करते हैं या डेल से। तो इन स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, जो कैलकुलस नोटेशन होती है, इन्हीं का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट जो है आपकी रिएक्शन ए से बी जो अभी हमने ली थी, ठीक है, उसी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो बराबर होता है आपका किसके, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एवरेज रेट, और नीचे छोटा सा आप क्या करोगे, जैसे लिमिट में आप लगाते थे ना
कि डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये आप लिखोगे। क्या बोला मैंने? इंस्टेंटेनियस रेट बराबर ब्रैकेट में एवरेज, नीचे डेल टी टेंड्स टू जीरो। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हो। और जो मैंने एवरेज रेट बोला, एवरेज रेट अभी आपने जो निकाला था, अगर आप रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो तो माइनस का क्या करोगे? डेल ए अपॉन डेल टी, उसको भी एक ब्रैकेट में बंद करके नीचे स्मॉल में आप क्या लिखोगे? डेल टी टेंड्स टू जीरो। प्रोडक्ट के लिए लिखोगे तो एक ब्रैकेट बनाओगे, उसके अंदर क्या लिखोगे? डेल बी अपॉन डेल टी, और नीचे ब्रैकेट के बाहर नीचे छोटा सा क्या लिखोगे? डेल टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का, आप ब्रैकेट अगर खोलना चाहते हो तो यहाँ डेल की जगह बस क्या कर दोगे? आप डी लगा दोगे, डी ए अपॉन डी टी माइनस का बराबर माइनस का डी स्क्वायर ब्रैकेट बी अपॉन डी टी। ठीक है, डेल नहीं डी टी, जहाँ पे डी ए और डी बी जो होंगे वो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? जो स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होगा उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में। किसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में? ए और बी की। ठीक है, और डी टी जो है वो बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि बहुत ही कम समय में हमने यहाँ पे निकाला है। तो जनरल रिएक्शन आप क्या लिखते हो? स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, रिएक्शन का साइन स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये रिएक्शन आप जनरल रिएक्शन लिखते हो। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस को अगर आपको दिखाना है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? जैसे अभी मैंने बताया, अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन देते हैं तो इंस्टेंटेनियस को लिखना क्या कुछ बहुत कठिन नहीं होता है। जो आपका स्मॉल वाले मैंने लेटर्स लिखे, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, इनको क्या कर देते हैं हम? बस डिवाइड में कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस को जब लिखना होता है, कोई रिएक्शन आपको दी गई है और कहा गया है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में इसको लिख के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना होता है। उनके जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं, है ना, जो मैंने स्मॉल ए लिखा कैपिटल ए के बगल में, तो जो स्मॉल ए वाला पार्ट होगा उसको आप क्या करोगे? बस अपॉन में कर दोगे। अब आपको पता है रिएक्टेंट वाले क्या होते हैं? माइनस में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल ए और स्मॉल बी रहेगा वो बस क्या हो जाएगा? अपॉन में आ जाएगा, मतलब माइनस का 1 अपॉन ए कैपिटल ए, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन ए डी कैपिटल ए स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन डी टी। फिर प्लस का साइन नहीं लगेगा, बराबर लगा करके फिर लिखेंगे माइनस का जो स्मॉल बी कैपिटल बी था, तो उसका बी जो है स्मॉल बी, उसको भी हम क्या करेंगे? माइनस का 1 अपॉन बी, फिर उसके बगल में जस्ट लिखेंगे डी स्क्वायर ब्रैकेट बी अपॉन डी टी, फिर बराबर अब प्लस वाले में सी वाला भी क्या होगा? आपका 1 अपॉन सी में रहेगा, लेकिन वो प्लस के साइन के साथ रहता है। ठीक है, तो 1 अपॉन सी डी स्क्वायर ब्रैकेट सी अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन डी, और फिर वो जो स्मॉल डी हम ले रहे हैं चेंज करने के लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन में, तो डी फिर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल डी अपॉन डी टी। इस तरह से क्या करते हैं? हम लिखते हैं। ये एक होता है पर्टिकुलर तरीका लिखने का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पकड़ रहा हूँ इतनी देर से देखा ही नहीं आगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्या करते हो? ये आप रिएक्शन को लेते हो तो इस तरह से आप लिखते हो। ये निगेटिव आपको पता है इन दोनों में हमने क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स के हैं। देखिए रिएक्टेंट्स के हैं, तो इसका जो ए होगा उसको हम क्या करेंगे? बस जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखते हैं तो इनके जो कोफिशिएंट होते हैं रेट इसके रिएक्टेंट्स के, उसको बस हम क्या करते हैं? 1 अपॉन में लिखते हैं, बट माइनस का साइन के साथ। ये आपके क्या जाते हैं? प्रोडक्ट वाले प्लस के साइन के साथ। ठीक है, निगेटिव फॉर रिएक्टेंट, पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट। बहुत स्मॉल स्मॉल चीज़ों में मैंने इसीलिए रखा है। ठीक है, ये चीज़ें कवर करते हैं अभी जो ग्राफिकल डिटर्मिनेशन है, देन आगे की जितनी भी चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, तो इन सब को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, रोल ऑफ कैटलिस्ट है, लॉ ऑफ मास एक्शन, थियोरेटिकल, ठीक है, रेट लॉ, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो तो रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियोज़ को। ठीक है, अपना प्यार दिखाते रहिए। बाकी मैंने जैसा कि देखा मेरी प्रीवियस वीडियोज़ पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, मतलब अच्छे आ रहे हैं। आप प्यार दे रहे हो, ऐसे ही बनाए रखो। ठीक है, बाकी मैं पूरा चैप्टर जल्दी से इसको भी कवर करूँगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।